पॉलिटिकल स्टडीज़ में स्वागत है फिर से एक बार। और आज की वीडियो में हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक का इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जॉन लॉक का एक इंट्रोडक्शन दिया था, कौन थे, कैसे थे, कहाँ से थे और उन्होंने क्या उनका क्या योगदान है, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम जॉन लॉक का मानव स्वभाव पढ़ेंगे। जॉन लॉक की कुछ प्रसिद्ध किताबें थी, उनके विचार थे, सिद्धांत थे, सब मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम जॉन लॉक का मानव स्वभाव देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक का मानव स्वभाव। तो लॉक ने हॉब्स के विपरीत मानव स्वभाव का वर्णन किया है, ठीक है। और उनकी दृष्टि में मानव जो है मूलतः अच्छा है, शांतिपूर्ण है और सामाजिक है। मनुष्य कैसा है? अच्छा है। जैसे हॉब्स ने मनुष्य को दुराचारी, बुरा, स्वार्थी, लोभी, अहंकारी बताया था, मतलबी बताया था, वहाँ पर इन्होंने मानव को अच्छा बताया है। प्रत्येक विचारक पर उसके समय की परिस्थितियाँ और उसके विचारों को प्रभावित करती है। बिल्कुल, हर जो राइटर है, हर जो विचारक है, जो भी इंसान है, उसका जो विचार है वो उस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है। उसके आसपास का लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट करता है। तो हॉब्स के संबंध में उसके समय की परिस्थितियाँ अलग थी, विपरीत थी। और जो हॉब्स की परिस्थितियाँ थी वो भय की परिस्थिति थी, लेकिन जो जॉन लॉक की परिस्थिति थी वो शांति की, ठीक है, स्थिरता का। तो इस चक्कर में इनके जो विचार है लॉक से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जॉन लॉक को कोई भी भय का सामना नहीं करना पड़ा। तो उनके जो सिद्धांत है, विचार हैं, वो थोड़े अलग हैं उनसे। उसमें हमें नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, जिसमें हॉब्स ने बोला था मानव क्या है? दुराचारी है, लालची है, एकांकी है, दुष्ट है, शक्ति का भूखा है, उसे सिर्फ शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है। जबकि लॉक जो है वो कहता है उसकी परिस्थितियां अलग थी, अनुकूल थी। तो उसका जो विचार है वो सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक, पॉजिटिव है। तो जॉन लॉक को अपने पिता से स्नेह मिला था, मित्रों से सहानुभूति मिली थी और लॉर्ड एशले की कृपा प्राप्त करने के कारण उनमें यह विश्वास उत्पन्न हुआ था कि दया, प्रेम, सहानुभूति ये मानव के गुण होते हैं, मनुष्य में होता है। तो जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि मनुष्य दयावान भी है, उसमें प्रेम भी है, ठीक है, वो सहयोगी भी है, वो सहयोग भी करता है। तो जॉन लॉक ने ये कहा है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य जो है वो सहयोगी, सामाजिक, शांतिप्रिय, नैतिक, प्रेम, दया भाव, स्वभाव की इच्छा होती है, ठीक है, अच्छा प्राणी है। उनका एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो 1689 में लिखा है उन्होंने। और इसके दूसरे खंड में उन्होंने, लॉक ने, ये दो खंडों में है बुक, ठीक है। तो एक खंड में लॉक ने मानव स्वभाव का, विचारों का विश्लेषण किया है, ठीक है। तो देखो, इसमें मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है, उसमें सर्वप्रधान गुण है विवेक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो विवेक है। इसलिए वो सब नियमों को स्वीकार करता है और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करता है। तो ये एक खंड में लिखा है। और इसके अतिरिक्त मनुष्य पारस्परिक सहयोग करता है, सामाजिक होता है वो, प्रेम, दया भावना, शांति, एकता, नैतिकता, ये सारी क्वालिटी मनुष्य के अंदर की जॉन लॉक बताता है, ठीक है। मानव समानता, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र इकाई है, इसलिए नैतिक दृष्टि से एक दूसरे मनुष्यों के समान है और उसमें केवल वही अधिकार प्राप्त है जो मनुष्य के नाते उसे होने चाहिए, ना कि वह अधिकार जो शक्ति, स्थिति या संपत्ति के कारण प्राप्त है, ठीक है। तो मनुष्य को जो उनके अधिकार प्राप्त है वो मनुष्यों के होने के नाते, क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए उन्हें प्राप्त है। तो ये जो था जॉन लॉक का मानव स्वभाव था। हमने मानव स्वभाव में यही समझा कि कैसे हॉब्स से जॉन लॉक के मानव स्वभाव में बहुत अंतर है। हॉब्स कैसे मनुष्य को खराब बताते हैं, तो वही जॉन लॉक मनुष्य को अच्छा भी बताते हैं। अब हम प्राकृतिक अवस्था देखेंगे। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था और उसके मानव स्वभाव से संबंधित है, दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव दोनों आपस में संबंधित है। कैसे हैं देख लेते हैं। हॉब्स की तरह यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मानव जो है, अच्छा, ये हॉब्स ने भी बोला था कि समाज से पहले, राज्य से पहले मनुष्य कहाँ, कैसी अवस्था में? प्राकृतिक अवस्था में था, ठीक है। और जिसमें जो है समाज था लेकिन राज्य नहीं था। लेकिन
समाज वमाज तो हॉब्स ने नहीं बोला था, लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। राज्य का निर्माण लोगों के एक समझौते का परिणाम है, ठीक है। तो लॉक ने हॉब्स की तरह बताया कि राज्य का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, लोगों ने आपस में समझौता किया है और इस प्रकार हुआ है, ठीक है। तो लॉक के अनुसार मनुष्य अच्छा है, शांति है, परोपकारी है, सामाजिक है, विवेकी है और प्राकृतिक अवस्था में उसका जो जीवन था सुखमय था और शांतिमय था। लेकिन इसके विपरीत हॉब्स कहते हैं कि नहीं, जो प्राकृतिक अवस्था में लोग का जीवन था वो शांतिमय और सुखमय नहीं था। वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, जिसके हाथ में पावर है वही सुखी रहता था, ठीक है। तो ये अंतर है। तो उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षित थी, ऐसा लॉक कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था समृद्धि, संपन्न और शांतिपूर्ण थी, ऐसा लॉक कहते हैं। लेकिन हॉब्स ऐसा नहीं कहते, ठीक है। हॉब्स कहते हैं बहुत अराजक स्थिति थी उस टाइम पे और अपनी संपत्ति के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, ठीक है। तो ये अंतर है। यह अवस्था समानता स्वतंत्रता की है। इसमें प्रत्येक को सबका अधिकार समान रूप से होते हैं और किसी अन्य से अधिक नहीं, ठीक है। तो ये लॉक का कहना है कि वो किस लिए, प्राकृतिक अवस्था के लिए उनका कहना है कि ये अवस्था समानता है, समानता का प्रतीक है, स्वतंत्रता है, इसमें सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है, किसी से अधिक नहीं, किसी से कम नहीं। प्राकृतिक कानून के बारे में वो बताते हैं, प्राकृतिक अधिकार के बारे में बताते हैं। चलिए पहले प्राकृतिक कानून देखते हैं, फिर अधिकार को देखेंगे। तो प्राकृतिक अवस्था में जो न्याय है वो न्याय, मित्रता, सद्भावना, परस्पर सहयोग की भावना, ये आधारभूत कारण है कि मनुष्य का आचरण प्रकृति के अनुसार है, ठीक है। मतलब कि मनुष्य का आचरण कैसा है, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसको उसके अंदर न्याय की भी भावना है, मित्रता, सहयोग की भी भावना है। तो ये प्राकृतिक है, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था में उसे शासित करने के लिए एक प्राकृतिक कानून होता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो विवश करता है। वो कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में एक प्राकृतिक कानून था जो प्रत्येक को विवश करता था वो फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो लॉक का जो प्राकृतिक कानून है वो विवेक यानी कि बुद्धि पर आधारित है। मतलब कि सब लोगों में, अब उन्होंने बोला है कि सब लोग विवेकी है, तो जो विवेकी है तो सब लोग एक साथ रहेंगे भाई, एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और जो भी प्राकृतिक कानून उसके अनुसार चलेंगे। बेसिकली वो अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उनका मानना था कि भगवान ने मनुष्य और पृथ्वी की रचना की है और मनुष्य को पृथ्वी पर अपनी योजना की तरह भेजा है। उनका मानना था कि भगवान ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाया तो कोई ना कोई योजना होगी और इसी योजना के तहत मनुष्य रहते हैं। और पथ प्रदर्शक के रूप में प्रज्ञा प्रदान की है। ये प्रज्ञा समस्त मनुष्यों को समान, स्वतंत्र, सामाजिक, प्रिय बनाती है, क्योंकि समस्त मनुष्य एक सर्वशक्तिमान और सृष्टिकर्ता की कृति है और संसार में उसी के आदेश के अनुसार उसी का कार्य करने के लिए आए हैं। मतलब सभी मनुष्य जो है वो समान है, स्वतंत्र है और सभी मनुष्य जो है वो एक जो भगवान है, गॉड है, उसके द्वारा बनाए गए हैं और उसी का कार्य करते हैं, उसी के आदेश का पालन करते हैं। मतलब लोग स्पिरिचुअल हैं और लोग एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, भगवान को मानेंगे और अच्छे तरीके से समाज में मिलकर रहेंगे। इसलिए बस सब समान तथा स्वतंत्र है, कोई भी एक दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बता दी है कि सभी लोग जो है वो एक विवेकी, मतलब समझदार है। तो कहते हैं ना, समझदार है तो उनमें तू मैं नहीं होगी, बहस नहीं होगी, एक चीज को फॉलो करेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो किसी भी अन्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति का विवेक उसे बताता है कि ना तो उसे खुद की जान लेनी है, ठीक है, ना तो उसे खुद की जान लेनी है और ना उसे दूसरों की जान लेनी है। मतलब कि वो खुद की भी नहीं लेगा और दूसरों की भी नहीं लेगा जान। और क्योंकि यह प्रभु की योजना है इसलिए यदि ऐसा होता है तो उनकी योजना का उल्लंघन है, ठीक है। और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो किसी को हर्ट करते हैं तो ये प्रभु की योजना यानी कि भगवान का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, भगवान के आदेश का पालन नहीं किया। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम कानून व्यक्ति के ऊपर कुछ कर्तव्य को लागू करते हैं, ठीक है, और ये कर्तव्य जो है सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कर्तव्य जो है सकारात्मक और नकारात्मक है। तो जो प्राकृतिक नियम है वो व्यक्ति को बांध नहीं, व्यक्ति को कर्तव्य है, ठीक है। प्राकृतिक नियम देख लेते हैं। सकारात्मक कर्तव्य, दूसरों की मदद करना, भूखे को भोजन देना, मानवता को बचाए रखना, ये सकारात्मक कर्तव्य हैं जो व्यक्ति करते हैं।
नकारात्मक कर्तव्य किसी की जान ना लेना, किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी का बुरा ना करना, तो ये नकारात्मक कर्तव्य है। दोनों ही नहीं करने, मतलब दोनों, मतलब सकारात्मक करना है, नकारात्मक नहीं करने, ठीक है। तो ये व्यक्ति के क्या है, कर्तव्य हैं, और इसी को कानून की तरह देखा गया है, और ताकि इसी के जरिए वो किसी का, सभी लोगों को एक साथ रहने में एक क्या बोलते हैं, जस्टिसेबल सोसाइटी बनाने में मदद करेगा। तो आशा करती हूँ प्राकृतिक कानून के बारे में समझ गए होंगे। प्राकृतिक कानून के बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही है कि कैसे वो कर्तव्यों में बंधे हुए हैं और भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, और एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे मिलकर, सहयोग और शांति से, ठीक है। सुरक्षा भी इसी से होगी, सहयोग और शांति से। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या है, जॉन लॉक जो है, तो प्राकृतिक अधिकार के बारे में हम देखेंगे। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता कहलाया जाता है। क्यों? जॉन लॉक को लिबरलिज्म का फादर माना जाता है, ठीक है। उन्होंने अधिकारों के बारे में इतना, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा महत्व दिया व्यक्ति के अधिकारों को, जहाँ पर दूसरी और हॉब्स ने अधिकारों को नहीं महत्व दिया। हॉब्स ने लोगों के जीवन को महत्व दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉक ने जीवन के को तो दिया, लेकिन अधिकार को भी बताया कि भाई जीवन जीने का जरिया क्या है, अधिकार है। तो लॉक का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को उसके जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और दूसरे व्यक्ति, राज्य या सरकार, किसी भी अन्य शक्ति द्वारा इन्हें नहीं छीना जा सकता। इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो प्लीज। तो ये जन्मदाता है, ठीक है, जॉन लॉक। पहला, प्रत्येक मनुष्य को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति या फिर राज्य या फिर सरकार, मतलब कोई भी नहीं, इन शक्तियों को, मतलब इन अधिकारों को वो नहीं छीन सकता किसी भी अन्य तरह की शक्ति से। इसे लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार। इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल है ये देख लो। जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, ठीक है। जीवन जीने का, फ्री, अब व्यक्ति फ्री रहेगा, ठीक है, कोई बंधन नहीं होगा, और संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी रहेगी उसके पास। तो ये तीन अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉक का ये तीन अधिकार हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए इसको। तो लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अधिकारों को मनुष्य के अपने जन्म के साथ ही राज्य या समाज में लाता है। मतलब कि इसे कोई देगा नहीं, इसे कोई छीनेगा नहीं, ना देगा इसे, क्योंकि ये मनुष्य को जन्म के साथ ही मिल जाता है। तो जैसे ही मनुष्य ने जन्म लिया, इसके अधिकार ये उसको मिल जाते हैं। तो इसको कोई देने वाला नहीं है, बहुत प्राकृतिक है, अपने आप व्यक्ति को जन्म के नाते से, जन्म के साथ ही मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब समाज, राज्य या सरकार की उत्पत्ति होती है, तो इनके द्वारा व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। मतलब जब भी अगर व्यक्ति कोई जन्म ले रहा है या फिर जन्म आता है, तो सबको इन व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब राज्य है, समाज है, सरकार है, इन सब की उत्पत्ति हो रही है, तो जो राज्य, समाज का जो संरक्षण करेगा, उसके साथ साथ इन अधिकारों का भी संरक्षण करेगा और सम्मान करेगा, ठीक है। व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई भी इन अधिकारों को छीन या बदल नहीं सकता, ठीक है। ओके, टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट 1689 में एक चीज जो है वो जॉन लॉक अत्यधिक बल देते हैं, वो ये है कि राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा करना है। अंडरलाइन दिस पॉइंट। अगर राज्य का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, अगर राज्य सरकार का निर्माण किया जा रहा है, तो वो क्यों किया जा रहा है? वो इन्हीं अधिकारों को बचाए रखने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो आप अंडरलाइन, क्या इसको आप रट लीजिए अभी, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो जो राज्य का निर्माण है क्यों हो रहा है? इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। यह जो है प्राकृतिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से राज्य तथा समाज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अहरणीय है। अहरण मतलब अनहरणीय है, मतलब कोई इसे छीन नहीं सकता, हरण नहीं कर सकता कोई इसका, ठीक है। व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य और समाज का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए किया है। और लॉक का मानना है कि सभी प्राकृतिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लॉक है वो कहते हैं सभी अधिकार इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार है वो ये है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो जो आज के टाइम में हमें संपत्ति का अधिकार नहीं है, आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लीगल राइट्स बना दिया गया है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ओके,
तो क्योंकि इस अधिकार की रक्षा करने पर अन्य अधिकार, स्वतंत्रता, समानता स्वयं ही सुरक्षित हो जाएंगे। ये इसलिए बोला है बिकॉज अगर आपके पास संपत्ति होगी, पावर होगा, पैसा होगा, ऑलरेडी आप फ्री होंगे, ऑलरेडी आप इक्वलिटी यानी कि आपको तवज्जो, आपको क्या बोलते हैं उसको, वरीयता दी जाएगी। तो इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला है। तो लॉक ने संपत्ति के अधिकार को लेकर कुछ मान्यताओं का जिक्र किया है, जैसे कि भगवान ने संसार को निर्मित किया है तथा पृथ्वी और इससे प्राप्त उपज सभी को सामूहिक उपयोग के लिए दिया है। ठीक है, तो भगवान ने सबको मतलब संसार को बनाया, सबको बनाया, और पृथ्वी पर प्राप्त उपज सभी को मतलब जो भी पृथ्वी पर मिला है उपज, मतलब कि जो भी खेत खलियान, समाज या फिर संसाधन मिले हैं, वो सबको सबको दिया गया है, सामूहिक उपयोग के लिए दिया गया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार प्रारंभिक मान्यता है। दूसरा, जीवन जीने के लिए भोजन अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? भोजन, है ना, हम सबको भूख लगती है, भोजन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संपत्ति के बाद। ठीक है, अर्थात भगवान ने ईश्वर से प्राप्त उपज सभी के सामूहिक उपयोग के लिए दिया है, किसी एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति के लिए दिया है। तीसरा, ईश्वर ने सभी उपज को सामूहिक उपभोग हेतु दिया है, परंतु कोई व्यक्ति जो है अपना श्रम जमीन के साथ मिलता है, और उस श्रम से जो नई उपज प्राप्त होती है वह उसकी होती है, उसकी निजी। अब ये बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि कोई व्यक्ति किसी किसी जमीन पर श्रम कर रहा है। मान लो आपके पास एक जमीन है और आप उस पर खेती कर रहे हो। ठीक है, तो उस खेती की जो उपज है वो किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस खेती की उपज करने के लिए जो श्रम है, जो पसीना है, जो मेहनत है, वो आपने की है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि अगर श्रम किया है किसी ने जमीन पर, किसी जमीन पर अगर किसी ने श्रम किया है, तो वो जो उपज होगा वो उसी का होगा, बिकॉज वो उसकी मेहनत का है, तो वो निजी संपत्ति हो जाएगी, उस पर किसी और का हक नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक अवस्था में इस दृष्टिकोण में संपत्ति समान थी, और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि उसके जीवन के लिए जो आवश्यक हो वो ले ले। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था में था भाई, कुछ भी कंडीशन नहीं थे, कुछ नहीं था, जो जिसको चाहिए जैसे चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, और उस ईश्वर ने जिसने विश्व को मनुष्य की समान संपत्ति बनाया। ठीक है, और उस टाइम पे जो विश्व है, जो ईश्वर है, उसने सभी मनुष्यों के लिए समान संपत्ति बनाई है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया उस टाइम पे। मनुष्य को बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वो जीवन में अधिकाधिक लाभ और सुविधाओं को प्रयोग कर सके। और समान जो संसार में जो फल है स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, पशु इसमें पाए जाते हैं, मानव जाति की सामान्य संपत्ति होती है, और किसी भी व्यक्ति का उन पर निजी अधिकार नहीं होता। मतलब प्राकृतिक टाइम में निजी संपत्ति नहीं था। ठीक है, लेकिन प्रकृति से जिन वस्तुओं को मनुष्य ने अपना श्रम लगा दिया है, जैसे कि जिस चीज का मिश्रण कर देता है उसमें उसका निजी है। मान लो प्रकृति ने तो सबको जमीन दी है, ठीक है, सबको ये एनवायरनमेंट दी है, जैसे ऑक्सीजन पर आप वो नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते, बिकॉज ये प्रकृति ने सबको सबके लिए दिया है। लेकिन अगर कोई चीज है, मान लो कोई कच्चा पदार्थ है जिसको आप पक्का बना रहे हो और आप उसको बेच रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी निजी संपत्ति होगी, उससे जो पैसे मिलेंगे वो सिर्फ आपके पैसे होंगे, वो किसी और के पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है निजी संपत्ति का। तब वह जिस वस्तु या संपत्ति का निर्माण करता है वो निजी संपत्ति। क्या मैंने जो एग्जांपल दिया वो बिल्कुल सूट करता है इसके ऊपर। अतः लॉक का यहाँ पर कहना है कि सीमित संपत्ति की बात करते हैं वो लॉक ने ये भी कंडीशन लगा दिया। ठीक है, कि ऐसा तो कुछ लोग संपत्तिशाली ज्यादा हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो वहां पर उन्होंने सीमित संपत्ति की बात कर दी। ठीक है, क्या कर दी? सीमित संपत्ति की बात। और इनकी 3 सीमाओं का जिक्र करते हैं। व्यर्थ ना होने की सीमा, पहला सीमा व्यर्थ ना होने की सीमा। लॉक का मानना है कि व्यक्ति को केवल उतनी ही संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए या अर्जित करना चाहिए जितना वो उपभोग कर सकता है। ठीक है, लॉक का कहना है ये डिस्क्रिमिनेशन होने से ये संपत्ति का नाजायज फायदा उठाने के लिए ये कंडीशन बनाया गया है। ठीक है, बनाया लॉक ने कि आपके पास उतनी संपत्ति होगी जितना आप कंज्यूम कर पाएंगे, जितनी आपको जरूरत होगी। ठीक है, दूसरा पर्याप्तता की सीमा, मतलब कि व्यक्ति को अपनी जरूरत आवश्यकता के अनुसार केवल उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना आवश्यक है, ताकि अन्य लोगों के लिए बच सके, संपत्ति जो है वो बच सके। पहले कंडीशन में संपत्ति जो है उतना उपयोग जितना उन्होंने अर्जित किया है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी आवश्यकता है, ज्यादा अर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो श्रम की सीमा, तीसरा है श्रम।
एक व्यक्ति को केवल उतना ही संपत्ति अर्जित कर सकता है जितना वो श्रम से अर्जित किया होगा। मतलब कि वो उतना ही ले सकता है जितना उसने श्रम किया, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून और निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट। और आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सभी पर है हम। आप हमें वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, और कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। गुड बाय, टेक केयर।